हेलो बच्चों, हाउ आर यू। मैं रत्नेश कुमार पांडे एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूँ। मोस्ट वेलकम टू ऑल इन माय चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। और हम लोग पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना, इसी को क्या बोलते हैं? परमाणु संरचना, जिसमें हमने रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के विषय में पढ़ा, जिसमें उन्होंने बताया कि एटम्स के दो भाग हैं। एक सेंट्रल का भाग होता है जिसे आप कहते हो न्यूक्लियस, जिसपे क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। और न्यूक्लियस के चारों ओर का जो फील्ड एरिया होता है उसे ऑर्बिट उन्होंने कहा। ऑर्बिट, इनका मॉडल एटम्स के भाग के विषय में बताया। और इस बात को नहीं बता पाया कि यदि इलेक्ट्रॉन क्या है, एटम्स की न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, घूम रहे हैं, तो एटम्स की स्टेबिलिटी का क्या कारण है, क्यों एटम्स स्थायी है, इसके विषय में हमने प्रीवियस क्लास में बताया भी था, जो कि इनका कमी है। और फिर न्यूक्लियस की खोज का श्रेय किसे जाता है? रदरफोर्ड को जाता है। और पहला वीडियो जो हमने बनाया था, जिसमें हमने क्या बताया था? डिस्कवरी ऑफ सब पार्टिकल्स के विषय में बताया था। उसमें एक मिस्टेक हो गया था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को बताना था। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को मैक्सवेल ने नहीं दिया था, मिलिकन ने दिया था। मिलिकन यह बताए थे। मिलिकन, इनका आप फिजिक्स में सिद्धांत पढ़ोगे, प्रिंसिपल्स हैं। जब भी आप मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड के विषय में पढ़ते हो, तो उन्होंने ही बताया था, मिलिकन ने ही बताया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है 1.602 × 10⁻90 कूलम का माइनस चार्ज होता है। किस पर? इस वैल्यू को किसने फाइंड किया? मिलिकन ने, नॉट मैक्सवेल। बाय मिस्टेक हो गया, आप लोग उसको सुधार लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निल्स बोहर का एटॉमिक मॉडल्स। निल्स बोहर एटॉमिक मॉडल। ये कब आया बच्चों? 1913 में आया, जब इन्होंने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को देखा, तो उसमें मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के प्रकाश में उस मॉडल को क्या बोल दिया? यह दोषपूर्ण है। और उस दोष को इन्होंने अपने मॉडल के द्वारा क्या किया? संशोधित किया, दूर किया। तो इनका मॉडल जो है मैक्स प्लैंक का क्वांटम थ्योरी आप लोग पढ़ोगे। उस बेसिस पर इन्होंने अपना क्या किया? मॉडल प्रस्तुत किया। मैक्स प्लैंक ने बताया कि कोई भी सिस्टम हो, यदि एनर्जी का क्या कर रहा है, वो उत्सर्जन कर रहा है और शोषण कर रहा है। जैसे
सन ले लिया हमने। क्या है? सन ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। यहाँ पर दोनों प्रक्रियाएं आपको देखने को मिलेगी, उत्सर्जन भी होगा और शोषण भी होगा। तो मैक्स प्लैंक ने बताया कि जो सन से एनर्जी फाइंड होती है, जो सन से ऊर्जा मिल रहा है रेडिएशंस के रूप में, पार्टिकल्स के रूप में, तो यह क्या होता है? कंटिन्यूअस नहीं होता। जैसे हम लोग दिखाते हैं ऐसे लाइन, ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये लाइन कंटिन्यूअस है, लगातार है। यहाँ से शुरू किया तो कंटिन्यू चला जा रहा है, आगे बढ़ा जा रहा है, ऐसे नहीं होता है। बस इस प्रकार से ऊर्जा नहीं निकल रहा है, बल्कि छोटे छोटे पैकेटों के रूप में निकल रहा है, ऐसे है। ये छोटे छोटे पैकेट की ऊर्जा का मान क्या है? कांस्टेंट है, फिक्स है। और एक के बाद एक होता है, जैसे हमको गैपिंग नहीं दिखाई देता और हमको लगता है कि यह रे के रूप में आ रहा है। वह रे क्या है? छोटे छोटे कणों का क्वांटा, जिसे उन्होंने उस ऊर्जा को उन्होंने बताया, वह ऊर्जा क्या है? क्वांटा या प्रोटॉन उसको बोला था। तो जो नील्स बोहर का एटॉमिक मॉडल्स है, मैक्स प्लैंक के क्वांटम बेसिस पर बनाया गया कि जो उत्सर्जन होता है या शोषण होता है, या दोनों प्रक्रियाएं आपको देखने को मिलेगी। ऊर्जा का अवशोषण भी होगा, उत्सर्जन भी होगा, है ना। प्रकाश निकलता भी है, प्रकाश एब्जॉर्ब भी होता है। तो वह छोटे छोटे पैकेटों के रूप में, पैकेट क्वांटा, उसी को पैकेट को क्या बोला उन्होंने? यह पैकेट छोटे छोटे पैकेट हैं जिसकी ऊर्जा का मान क्या है? फिक्स्ड है। उस रूप में क्या हो रहा है? उससे ऊर्जा निकलता है सिस्टम, यानी कैसे ऊर्जा क्या हो रहा है? निकल रहा है या अवशोषित हो रहा है। उसी एनर्जी को इन्होंने बोला था H म्यू। H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है, जिसका मान 6.636 into 10 की पावर -34 जूल सेकेंड होता है ना। तो इन्होंने बताया कि ये छोटे छोटे पैकेट के रूप में क्या हो रहा है? एनर्जी का अवशोषण या उत्सर्जन होता है। उसी बेसिस पर नील्स बोहर ने क्या किया? अपना एटॉमिक मॉडल दिया। ठीक है, अभी हम लोग क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे। जस्ट इसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, फिर उसके बाद क्या है? क्वांटम मैकेनिज्म है, तो उसको देखना है। अभी फिलहाल आप समझिए नील्स बोहर का एटॉमिक मॉडल्स। नील्स बोहर का एटॉमिक मॉडल कैसा है? तो आप कहोगे मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें इन्होंने बताया कि जो एटम्स है उसके सेंटर में क्या होता है? हैवी मास है, जिससे उन्होंने न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज बताया। उन्होंने पॉजिटिव चार्ज होता है। यह बात पहले वाले एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने भी बता दिया था, क्योंकि न्यूक्लियस की खोज का श्रेय किसको जाता है? रदरफोर्ड को जाता है। कि यह एटम्स है, एटम्स के मध्य में क्या है? ये सेंटर पार्ट है, सेंटर पार्ट क्या है? हैवी है, हैवी मास है, और यह पॉजिटिव कणों से मिलकर बना है। इस पर क्या है? धनात्मक चार्ज बताया उन्होंने, पॉजिटिवली चार्ज बोला। न्यूक्लियस की संज्ञा दी, इसे क्या बोला उन्होंने? न्यूक्लियस है। Every atom has heavy mass and positive part in his center known as nucleus। उसी को न्यूक्लियस बोला उन्होंने। जितने भी एटम्स हैं उसके सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है, और जिस पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। यह बात पहले ही बताया जा चुका था। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि इस न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट एनर्जी लेवल
कि क्या है, सेल हैं, जिसकी ऊर्जा स्तर क्या है, भिन्न भिन्न है, डिफरेंट एनर्जी लेवल बोला। ये बोला उन्होंने कि इसके चारों तरफ क्या है, विभिन्न ऊर्जा स्तर वाली कक्षाएं हैं, सेल्स हैं। इसी को ऑर्बिट बोला। इसी में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, मोशंस करते हैं। इसके चारों तरफ उन्होंने बताया कि बहुत सारी कक्षाएं हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व मोशंस करता है। ओके बच्चों, ऐसे उन्होंने बोल दिया। इनफाइनाइट है, इस सेल की संख्या उन्होंने बोला कि इनफाइनाइट है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मोशंस कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की जो सबसे पास वाली कक्षा है, ये बात, उसको पहला सेल बोला उन्होंने। ये फर्स्ट सेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व कर रहा है। फिर उसके बाद दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। उन्होंने सेलों की संख्या, नंबर ऑफ सेल्स को n से रिप्रेजेंट किया। n बोलेंगे तो समझ लेना नंबर ऑफ सेल बोला जा रहा है कि कौन सी कक्षा है, उसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन है, किस कक्षा में है, उसको उन्होंने n से रिप्रेजेंट किया। उसको बोला 1 2 3 4 इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का ये नहीं है कि कोई फिक्स्ड है, वह इनफाइनाइट है। और इनफाइनाइट पर आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रॉन होगा उस कक्षा में उसका क्या होता है, एनर्जी शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्योंकि इन्होंने जो एनर्जी, टोटल एनर्जी निकाला था वो माइनस में निकाला था, और माइनस को उन्होंने बढ़ाया। माइनस से जैसे ही वह जीरो हुआ, वह अपनी कक्षा को क्या करता है, छोड़ देता है। उसी एनर्जी को क्या बोला जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी। कि कितना एनर्जी इसको और दिया जाए कि अपने सेल को क्या करे, छोड़ दे। तो वही एनर्जी क्या बोला गया, आयनाइजेशन एनर्जी। आप लोग पढ़ोगे अभी आगे। तो यहाँ पर यह न्यूक्लियस है, सेंटर में है। सेंटर के चारों तरफ इन्होंने बताया इनफाइनाइट सेल्स हैं, बहुत सारी कक्षाएं हैं, जिसको 1 2, जैसे यह पहला है 1, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा। यही n बराबर 1 मीन्स इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में, n बराबर 2 मीन्स इलेक्ट्रॉन दूसरी सेल में, दूसरी कक्षा में, n बराबर 3 यानी तीसरी कक्षा में। ऐसे जो भी n का वैल्यू देगा वो नंबर ऑफ सेल बताएगा। इसको उन्होंने क्या किया कि पहली कक्षा को k बोला, l बोला, m n o p, ऐसे ही उन्होंने क्या किया, जो अल्फाबेट है उसकी फॉर्म में लिख दिया कि इसको बोलोगे पहला कक्षा है तो k बोलोगे, इसको बोलोगे दूसरा कक्षा है तो l बोलोगे, तीसरा है k l m n o p q r x t इनफाइनाइट। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सभी कक्षाओं में मोशन नहीं करता है। जितने भी सेल्स हैं इलेक्ट्रॉन, सभी सेल्स में क्या करेगा, रिवॉल्व नहीं, मोशंस नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्रण करता है जिसमें कि उसके कोणीय संवेग का मान, फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा एंगुलर मोमेंटम के विषय में। यह क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज होता है, आप लोगों को बताया जाएगा। इसका वैल्यू कितना होता है, एंगुलर मोमेंटम mvr। इसको कैसे, mvr एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। ठीक, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। एंगुलर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटीज, सदिश राशि है। तो इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में चक्रण नहीं कर। न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारे सेल हैं,
लेकिन इलेक्ट्रॉन सभी सेल में रिवॉल्व नहीं करता। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन विच सेल्स? दोज electronic angular momentum is integral multiples of h upon 2 pi। इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ बहुत सी कक्षाएं हैं। सॉरी, न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारे सेल्स हैं और इलेक्ट्रॉन सभी सेल्स में क्या करता है? रिवॉल्व नहीं होता है। वह उसी सेल में घूमेगा जिसमें उसके कोणीय संवेग का मान क्या होता है? h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ h अपॉन 2 पाई। और इसी बेसिस पर उन्होंने एक फार्मूला फाइंड किया। क्या फाइंड किया बच्चों? MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। MVR एंगुलर मोमेंटम होता है इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। यह फार्मूला उन्होंने इस बेसिस पर फाइंड किया कि इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में रिवॉल्व नहीं होता है, मोशंस नहीं करता है। वह कुछ निश्चित ऊर्जा स्तर वाले कक्षाओं में क्या करता है? चक्रण करता है, जिसमें उसके कोणीय संवेग का मान, एंगुलर मोमेंटम का मान क्या होता है? मल्टीपल्स इंटीग्रल होता है h अपॉन 2 पाई के। n क्या है? नंबर ऑफ सेल है, इसका मान 1 हो सकता है। यदि पहली सेल में है तो n इक्वल टू 1 रखोगे, दूसरी सेल में है तो n इक्वल टू 2, और तीसरा में है तो 3, चौथा में है तो 4। मीन्स यह मल्टीपल इंटीग्रल होता है। फ्रैक्शंस के रूप में नहीं फाइंड करोगे, इसको डेसिमल के रूप में नहीं फाइंड करोगे, यह एक पूर्ण संख्या के रूप में होता है। एक के बाद यदि एनर्जी को इसने क्या किया? एब्जॉर्ब किया, तो यह दूसरे वाले में जाएगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा, तीसरे से चौथे में जाएगा, चौथे से पांचवें में जाएगा, और जिस सेल में वह मोशंस करेगा आप देखोगे उसमें उसके एंगुलर मोमेंटम का मान क्या होता है? h अपॉन 2 पाई के पूर्ण गुणज होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। और इसी बेसिस पर उन्होंने बनाया इक्वेशन 1 MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। यह नहीं है कि केवल यह क्या करेगा, इसको बोलते हो जो लोअर एनर्जी लेवल। लोअर एनर्जी लेवल से वह क्या करेगा? हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, जा सकता है इलेक्ट्रॉन, और हायर एनर्जी लेवल से यह क्या करता है? लोअर एनर्जी लेवल में इंटर कर सकता है। यहाँ पर क्या होगा? एनर्जी का अवशोषण, अपनी ऊर्जा को क्या करेगा? बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? छोटे छोटे जो क्वांटा है, जिसको आपने फोटॉन कहा, मैक्स प्लैंक ने बताया इक्वल टू h में होता है। एक एक पार्टिकल्स की ऊर्जा का मान क्या होता है? E इक्वल टू h भी होता है, और यह क्या होता है? पुंज के रूप में क्या होता है? अवशोषित किया जाता है, उत्सर्जित किया जाता है ना? छोटे छोटे पार्टिकल्स का समूह, जिसे आप किरण कहते हो, रेज कहते हो। रेज क्या है? यह कंटिन्यूअस नहीं है, वह कणों का समूह है, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स है। और जिसकी एनर्जी का मान क्या मैक्स प्लैंक ने बताया था कि E इक्वल टू h भी होता है। h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है, और म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। उस बेसिस पर बताया, जब वह एक निश्चित पैकेट, जैसे टैबलेट होता है, एक बॉटल के भीतर क्या होता है? टैबलेट, उसको क्या बोलते हो? दवा बोलते, दवा की टिकिया है ना? तो उसमें क्या होता है? हर पार्ट में जो एनर्जी है वो क्या है? फिक्स्ड है। एक एक पार्ट में क्या एनर्जी फिक्स्ड है, एक ही बॉटल में है। उसको क्या करते हो? लेते हो, फिर वो क्या करता है?
एक्शंस रिएक्शंस करके जो भी आपका बैड इंफेक्शन से उसको समाप्त करता है। ठीक उसी प्रकार से छोटे छोटे एनर्जी को वह अवशोषित करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो एनर्जी लो से हाई में जाएगा, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में। और यदि वह क्या कर रहा है, एनर्जी को फ्री कर रहा है, मुक्त कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है, तो हाई से लो में इंटर करेगा, तो सब कंडीशन में ऊर्जा का मान क्या होता है, फिक्स्ड होता है। यहाँ पहले सेल का इलेक्ट्रॉन है, उसको 2 प्रोटॉन 3 प्रोटॉन एनर्जी दे दिया जाए, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सेम एनर्जी लेंगे और सेम लेवल को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, एक निश्चित ऊर्जा स्तर में ही प्रवेश करते हैं। इसीलिए इन्होंने बोला कि यह क्या होता है, मल्टीपल इंटीग्रल है, MVR इक्वल टू NH/2π। यह भी बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या है, सभी कक्षाओं में क्या करता है, सभी सेल्स में रिवॉल्व नहीं करता है, मोशंस नहीं करता है, सर्कुलर मोशन नहीं करेगा, केवल उन्हीं कक्षाओं में मोशंस करता है जिसमें उसकी एनर्जी का मान और जो वेलोसिटी है वो क्या है, फिक्स्ड है। सब में एनर्जी का मान क्या है, फिक्स्ड है। जैसे हमने इसको पहला सेल बोला, इसका एनर्जी E1 है, इसका एनर्जी E2 है, दूसरा सेल E2, तीसरा सेल E3, चौथा E4, सब की एनर्जी का मान क्या है, फिक्स्ड है। अब जैसे हमको E1 से E2 में जाना है, तो कहेंगे हायर एनर्जी E2 माइनस E1 और इक्वल टू डेल्टा E आएगा। और इस एनर्जी को यदि वह एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन जो पहले सेल का इलेक्ट्रॉन है, यदि वह इसको एब्जॉर्ब करेगा तो वह E2 में ही आएगा। इतना एनर्जी है, इसका जो डिफरेंस होता है उसी के इक्वल होता है, अंतर के बराबर। या दूसरे का पहले में आना चाहता तो इतना एनर्जी जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसको क्या करेगा, मुक्त करेगा। तो यहाँ पर ये ग्राउंड टू एक्साइटेड जाता है। जैसे हमने कहा E5 में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन E1 से E5 में जा रहा है, तो पहले हम देखेंगे कि E5 की एनर्जी कितनी है, तो E5 को यहाँ लिखेंगे, E5 की एनर्जी जो भी है माइनस E1 की एनर्जी, यह क्या है, ग्राउंड लेवल है या एक्साइटेड लेवल है। इन दोनों का जो डिफरेंस आता है डेल्टा E, यदि इतना एनर्जी वह क्या करे, एब्जॉर्ब करेगा, तो वह क्या करेगा, यदि एब्जॉर्ब करेगा तो E1 से E5 में चला जाएगा, इसके अलावा वह कहीं नहीं जाएगा। बस अपने ऊर्जा स्तर, जितना ऊर्जा स्तर उसने, जितनी ऊर्जा की क्वांटिटी को उसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, जितनी मात्रा को वह एब्जॉर्ब किया उस लेवल के सेल्स में क्या करता है, चला जाता है। या इतनी ऊर्जा को वह क्या करे, इमिटेट करे, उत्सर्जित करे, तब वह क्या करेगा, E5 से E1 में चला जाए, मुक्त करे, है ना। अवशोषित करेगा तो E1 से E5 में चला जाएगा, उत्सर्जित करेगा तो, मुक्त करेगा तो E5 से E1 में चला जाएगा। तो सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मोशन नहीं करता है, केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्रण करेगा जिसमें उसकी कोणीय संवेग का मान NH/2π का पूर्ण गुणज हो या H/2π का पूर्ण गुणज हो, मल्टीपल इंटीग्रल होना चाहिए। ओके बच्चों, और फिर उन्होंने बताया, यह फार्मूला जब फाइंड कर लिया MVR इक्वल टू NH/2π, फिर उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है, कहाँ, न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल में सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसको वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स किससे मिलता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। देखिएगा, इतना समझ में आया, फिर थोड़ा सा समझिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन यदि सर्कुलर मोशन कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन करने के लिए क्या चाहिए, अकेंद्रीय बल चाहिए।
एम बी एफ इक्वल टू इस सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स एफ इक्वल टू आप लोग पढ़ोगे एम बी स्क्वायर अपॉन आर। क्या होता है? एम बी स्क्वायर अपॉन आर होता है। फिजिक्स में बताया जाएगा इसको। और यह फोर्स किससे मिल रहा है? एफ ई से मिल रहा है। एफ ई क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे यह न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, चक्रण कर रहा है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इस पर माइनस चार्ज, यह न्यूक्लियस पर प्लस चार्ज। तो यहाँ पर क्या होता है? अपोजिट चार्ज के बीच क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है ना। और इक्वल चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा, प्रतिकर्षण और आकर्षण बल। यह भी फिजिक्स में ही बताया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि यह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, आकर्षण बल लग रहा है, और यही बल क्या करता है? इसको सर्कुलर मोशंस करने के लिए आवश्यक बल देता है, जिससे कि उसको क्या बोलते हैं? अभिकेंद्री बल मिलता है। अभिकेंद्र बल सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। एफ ई इसका मान निकाला गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कोई भी पार्टिकल्स है उसके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन, Fp का मान निकालोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होता है। दुनिया का कोई भी पार्टिकल्स हो, इतना ही उसके बीच आकर्षण बल लगेगा, इतना ही प्रतिकर्षण बल लगेगा। ओके, और इसी को उन्होंने बोला कि F इक्वल टू क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इसको हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन का आवेश जितना होता है उतना ही प्रोटॉन का आवेश होता है। बस अंतर इतना है कि एक पर पॉजिटिव आवेश होता है, दूसरे पर निगेटिव आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई होगा ये टोटल चार्ज ऑफ प्रोटॉन से। प्रोटॉन क्या है? नंबर ऑफ, हमने जब एटॉमिक नंबर के विषय में बताया था तो हमने बताया था कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? Z से रिप्रेजेंट करते हो। और यह क्या है? इलेक्ट्रॉन आवेश है ना, प्रोटॉन का आवेश है Ze, और इसी को कहते हो Ze स्क्वायर। बोलोगे Ze स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो आवेश है, सेम आवेश है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश और उतना ही आवेश किसका है? प्रोटॉन का आवेश है। बस क्या है? प्लस माइनस का अंतर है। तो हम आगे बताएंगे आप लोगों को कि यहाँ पर माइनस यूज करोगे, है ना, ऋणात्मक के रूप में लिखा जाएगा। तो इसको लिख सकते हो Ze स्क्वायर। Z क्या है? एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन हम बताए थे। Ze स्क्वायर इसी का वैल्यू होता है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पर एक इक्वेशन और मिल जाता है कि इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है? इसको वृत्तीय गति प्रदान करता है, सर्कुलर मोशंस देता है। जैसे हमने क्या किया, एक भारी पत्थर को किसी डोरी धागे की सहायता से बांध देते हैं और उसको घुमाते हैं, तो जो तनाव होता है, टेंशन, और उसी से क्या होता है? जो उसको सर्कुलर मोशन मिलता है। जैसे ही छोड़ दोगे उसका सर्कुलर मोशन क्या होता है? बिगड़ जाता है ना। तो यहाँ पर भी क्या होता है? इसको वृत्तीय गति कौन दे रहा है? यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको वृत्तीय गति दे रहा है। तो यहाँ पर एक समीकरण बनता है, इसको आप लोग लिखिएगा, नोट कीजिएगा कि F इक्वल टू FC। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या दे रहा है?
सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, उस बेसिस पर बनाया गया 1/4 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। ये क्या है, एम बी स्क्वायर अपॉन आर हो गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, अपकेंद्र बल, जिसके द्वारा कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वृत्तीय पथ पर मोशन करता है। यही बात रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे। रदरफोर्ड यह बताया कि इलेक्ट्रॉन घूमता है, कहीं भी घूम सकता है। इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन को घूमना है तो वह फिक्स एनर्जी लेवल में घूमता है, निश्चित ऊर्जा स्तर में घूमता है और उसी में घूमेगा जिसमें उसकी कोणीय एंगुलर मोमेंटम का मान क्या होता है, h/2 का मल्टीपल इंटीग्रल होता है। ओके, तो इस बेसिस पर उन्होंने क्या किया, अपने एटॉमिक मॉडल्स में बताया कि जैसे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट जाएगा तो ऊर्जा की निश्चित मात्रा को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, फिक्स्ड एनर्जी को वह लेगा और फिक्स्ड एनर्जी लेवल में क्या करता है, वह इंटर करता है। या एक्साइटेड टू ग्राउंड में आ रहा है, हायर से भी लोअर में आता है इलेक्ट्रॉन, है ना, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि ऊर्जा की वह निश्चित मात्रा को क्या करता है, उत्सर्जित करता है, इमिटेट करता है। ओके, उसे इमिटेशन एनर्जी है, उत्सर्जित ऊर्जा, एब्जॉर्ब एनर्जी, अवशोषित ऊर्जा, ऐसे बोला जाता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब भी पढ़ाएंगे तो उसके विषय में आप लोगों को बताएंगे। तो इतना आपने समझा, यह रहा निल्स बोहर का एटॉमिक मॉडल, जिसको रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इनको तो मिल ही गया कि एटम्स के दो भाग हैं, एक है आपका न्यूक्लियस और दूसरा है ऑर्बिट। और बस रदरफोर्ड यही बात नहीं समझा पा रहे थे कि अपने एटॉमिक मॉडल में कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो कैसे करता है, वह कैसे अपनी कक्षा में फिक्स्ड है, स्थिर है। और उसी बात को इन्होंने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ मैक्स प्लैंक थ्योरी। ओके, इस बेसिस पर इन्होंने इस बात को क्लियर किया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि निल्स बोहर एटॉमिक मॉडल्स में क्या क्या बताया गया कि न्यूक्लियस सेंटर में होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके चारों तरफ क्या है, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं जिसे उन्होंने सेल कहा। और उसे एक और नाम दिया इन्होंने, अपने मॉडल को स्टेशनरी लेवल बोला। स्टेशनरी लेवल क्यों कहा, स्टेशनरी लेवल बोला। स्टेशनरी लेवल क्यों बोला, क्योंकि हर सेल की ऊर्जा का मान क्या है, फिक्स्ड है। E1 से E2, E2 से E3, E3 से E4, E4 से E5 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं और सबकी ऊर्जा का मान क्या है, निश्चित है ना। एक ही सेल का इलेक्ट्रॉन यदि उसको समान ऊर्जा दोगे तो क्या करेगा, उसी डिस्टेंस को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा, जितनी ऊर्जा को उसने क्या किया, अवशोषित किया। मल्टीपल इंटीग्रल बताया। ये सब सारी बातें आप लोगों को याद रखना है कि अब देखो स्टेशनरी लेवल पर बात आ गया, इसलिए आपको समझा दिया हमने। स्टेशनरी लेवल मींस क्या होता है, फिक्स्ड एनर्जी लेवल, जिसमें इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी भी फिक्स्ड हो और एनर्जी भी फिक्स्ड हो, है ना, और सेल्स का भी क्या हो, एनर्जी फिक्स्ड हो। वह क्या हो गया, डिफरेंट जो सेल्स है वह क्या है, फिक्स्ड लेवल में, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, हाफ से रिलेटेड नहीं है। इसका डेसिमल या फ्रैक्शन में
नहीं होता है डिस्ट्रीब्यूशन, पूर्ण संख्या के रूप में होता है। 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। तो इस प्रकार आपने देखा निल्स बोहर के एटॉमिक मॉडल में, देखिएगा कि एटम्स के सेंटर में जो बात उन्होंने रदरफोर्ड ने नहीं बताया, उसको इन्होंने क्या किया, अपने मॉडल के द्वारा एज प्रूव कर दिया कि नहीं, ऐसे यदि एटम्स स्टेबल है तो इस प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं उसमें। तो यहाँ सेंटर में क्या है, हैवी पार्ट्स है, इसका चार्ज पॉजिटिव है, इसके चारों तरफ क्या है, डिफरेंट एनर्जी लेवल की क्या है, सेल्स है। इलेक्ट्रॉन सभी सेल्स में क्या करता है, मोशन नहीं करता है, बल्कि क्या करता है, एक निश्चित ऊर्जा स्तर वाले सेल्स में ही वह क्या करता है, मोशंस करेगा, सर्कुलर वृत्ति गति करता है। उसी लेवल को उन्होंने स्टेशनरी लेवल भी कहा था। और जो ऊर्जा की मात्रा अवशोषित या उत्सर्जित होती है वह क्या होती है, फिक्स्ड, निश्चित ऊर्जा स्तर है, निश्चित ऊर्जा के अमाउंट को ही क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट जाता है, या एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट जाएगा, तो वह क्या करता है, ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा को अवशोषित या उत्सर्जित करता है। यह बात निल्स बोहर ने अपने मॉडल्स के द्वारा बताया। सेल्स, बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स बताया। और बस n इक्वल टू, जहां इनफाइनाइट बोल दिया आपने, इनफाइनाइट, n इक्वल टू इनफाइनाइट बोला, अनंत बोल दिया आपने, तो समझ लेना जो एनर्जी है उसका मान क्या होता है, 0 हो जाता है। उतना ही एनर्जी यदि आप दोगे जिस पर क्या होता है, जो प्रारंभिक एनर्जी थी माइनस में होती है, वह क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वही क्या बोला जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी बोला जाता है। आगे पढ़ोगे सब विषयों पर, डोंट वरी। यही एक शॉर्ट फार्मूला निल्स बोहर के एटॉमिक मॉडल्स का। लेकिन निल्स बोहर के एटॉमिक मॉडल्स में क्या है, कुछ कमियां भी रख दी। कमी क्या है, इस मॉडल के द्वारा केवल हाइड्रोजन सदस्य, जिसमें क्या हो, केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, उस इलेक्ट्रॉन के, जैसे हमने कहा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, इसमें इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे हल्के परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, 1 हो, या आयन, उसके विषय में यह क्या करता है, निल्स बोहर एटॉमिक मॉडल्स बताया कि उसका इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, एटॉमिक की रेडियाई क्या है ना, ऊर्जा स्तर, इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा क्या है, वेलोसिटी क्या है, इन सब विषयों के बारे में यह बताता है। जैसे हमने कहा हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, मान लो हमने ले लिया हीलियम, हीलियम का दिया है, इसी को अल्फा पार्टिकल बोलते हो। तो इसमें से क्या हो गया, जब इसका एक इलेक्ट्रॉन, अब हीलियम आयन कह दिए, तब हीलियम आयन, अब इसको हम क्या किए, 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इसके 3 इलेक्ट्रॉन यदि बाहर कर दिए जाए तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ना, +3 का मतलब क्या हो गया, इसने अपना 3 इलेक्ट्रॉन क्या किया, बाहर कर दिया। इस पर क्या हो गया, यह इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया, जिसके कारण जितना इलेक्ट्रॉन यह क्या करता है, रिमूव करता है अपनी कक्षा से, उस पर उतना पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव की संख्या क्या होती है, समान होती है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज इफेक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर +3, तो इसमें भी क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, या ऐसे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 हो, उसी के बारे में निल्स बोहर का एटॉमिक मॉडल्स क्या करता है, पूर्ण रूपेण जानकारी देता है, उसकी एनर्जी के बारे में बता देगा, वेलोसिटी के बारे में बता देगा, है ना। और जैसे एक से अधिक जाओगे, 2, 3, 4 वाले इलेक्ट्रॉन को यह मॉडल्स उसके विषय में वह जानकारी नहीं देता है, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन हो। यह मॉडल वहां पर भी फेल हुआ जहां पर स्पेक्ट्रम की बात हुई। यह भी एब्जॉर्प्शन, स्पेक्ट्रल इमिशंस और एब्जॉर्प्शन और उत्सर्जन, है ना,
स्पेक्ट्रम को समझा नहीं पाए कि स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। तो सभी लोग जानते हैं स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, लेकिन कुछ स्पेक्ट्रम आ रहे हैं, कुछ स्पेक्ट्रम का जो कलर है वो अपीयर हो रहा है, कुछ का कलर डिसअपीयर हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात को यह मॉडल क्लियर नहीं कर पाया, जो कि एक क्या है, दोष है। हल्के परमाणु या आयंस के विषय में यह बता देगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, 1 हो। और यह क्या बताए ना स्पेक्ट्रम के बारे में, यह भी पूर्ण रूपेण स्पष्टीकरण नहीं दे पाएगी। इसका क्या रीजन है, यदि स्पेक्ट्रम मिलता है तो कुछ एटम्स को उन्होंने जब क्या किया, उस पर लाइट दिया, व्हाइट रेस को क्या किया, उसमें इंटर कराया, तो कुछ कलर अपीयर हुए, कुछ डिसअपीयर हुए। उस बात को यह क्लियर नहीं कर पाए, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम जिसको बोलते हो। तो इस प्रकार से निल्स बोर का एटॉमिक मॉडल्स आप लोग समझ लिए। फिर इसमें कुछ मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट हैं, जैसे हम इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, रेडियाई कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग उसके विषय में भी पढ़ लेते हैं। ओके, तो देखिए कुछ मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट, गणितीय विधि। स्टेशनरी लेवल क्यों कहा गया, बताए ना कि हर लेवल की एनर्जी क्या है, फिक्स्ड है, इसीलिए उसको उन्होंने स्टेशनरी लेवल बोला। क्वांटाइजेशन बेसिस थियरी है, क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। क्वांटा, उन्होंने क्वांटा की जो संज्ञा दी, एक निश्चित अमाउंट में ऊर्जा को अवशोषित करेगा और निश्चित दूरी तक जाएगा, वही लेवल बन जाता है आपका सेल्स। ओके, अब कुछ हम लोग गणितीय विधि देखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि 2 समीकरण मिले हमें। कौन कौन सा समीकरण मिला, एक मिला आपका mvr एंगुलर मोमेंटम nh अपॉन 2π। देखिएगा एक इक्वेशन यह मिला, इक्वेशन 1, और एक इक्वेशन मिला हमको mv² अपॉन r इक्वल टू 1/4π नॉट ze² अपॉन r²। क्यों मिला, क्योंकि यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, अब केंद्र बल देता है, Ft = Fc। इसके विषय में हम पहले भी बता चुके हैं। अब क्या करते हैं, इस समीकरण को वर्ग करते हैं, स्क्वायर करेंगे, इस समीकरण का स्क्वायर करेंगे और इस समीकरण से उसको हम डिवाइड कर देते हैं। ओके, इतना देखा आपने, देखिएगा बस समझ लीजिएगा, हो गया। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, जो निकलेगा उसको देखा जाएगा, रेडियाई निकलेगा कि रेडियस कितना, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूरी पर है ना, उसके विषय में यह जानकारी देगा फार्मूला। इस फार्मूला के द्वारा निकालते हैं। देखो, तो यहाँ पर हमने कहा इसको स्क्वायर कर दिया हमने, m² v² r², इसका स्क्वायर इक्वल टू n² h² 4, 2 का स्क्वायर 4π²। कहीं मिस्टेक नहीं करना है, बस सिंपल है। अब इसमें किससे डिवाइड करना है, इससे। ये समीकरण इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से जब डिवाइड करते हो, जब देखो फ्रैक्शंस का जो डिवीजन होता है, ठीक इसका अपोजिट कर देते हो, है ना। जो यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर है या डिनोमिनेटर है, तो जब इसका डिवीजन करोगे तो मल्टीप्लिकेशन करके इसको क्या कर दो, उल्टा भी कर दोगे तो ये हो जाता है डिवीजन। तो वैसे ही करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया, देखिए मिला यह हमको mv² v²r, कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम mvr का स्क्वायर m² v² r² मल्टीप्लाइड विथ r mv²।
डिवाइड का मतलब क्या हो गया, उल्टा हो गया। mv²/r था, इसका उल्टा कर दो, यानी इसको डिवाइड कर दिया हमने। देखो क्या क्या कैंसिल होता है इसमें, यह कैंसिल हो गया, इससे यह कैंसिल हो गया, m का केवल एक m बचा है यहाँ पर m, और यह r मल्टीप्लाई हो गया mr³ इन लेफ्ट साइड। राइट साइड क्या है, यहाँ पर था आपका n² h² NH/2π था, तो 4π² बोल दिया, क्योंकि उसका हमने स्क्वायर किया था, आपने देखा, इसको मल्टीप्लाई करा 1/4πε0 था, तो इसमें 4πε0 ये ऊपर चला जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक, उसका अपोजिट कर देते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और फिर z² था अपन r² मल्टीप्लाइड में था r² अपन ze², इसका वर्ग थोड़ी ना करना था, बस इसको उल्टा डिवाइड करने का मतलब उस फ्रैक्शंस को क्या करो, उल्टा कर दो, उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो यहाँ पर देखो r² ये कैंसिल हो गया, जो जो कैंसिल हो रहा है उसको हटा दे रहे हैं। यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई, ये पाई कैंसिल कर दिया, एक पाई बचा है। अब बचा क्या आपका, यह mr बचा है, तो इसको हम r लिख दे रहे हैं, है ना, m नीचे भेज दे रहे हैं। r = n² h²ε0। बात समझ रहे हो, इतना ही बचा है सब, n² बच गया, h² बच गया, ε0 बच गया, अपन अब इसका m यहाँ पर आ गया, m या जो बचा है उसको लिखो πm ze², इतना बचा। यह क्या आ गया, रेडियाई re, इलेक्ट्रॉन की रेडियाई जब भी आपको निकालना हो तो इस फार्मूला का यूज करोगे और उसमें क्या करते हो, रेडियाई निकाल लेते हो। अपनी सुविधा के लिए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, किसका किसका वैल्यू कांस्टेंट है। तो n कांस्टेंट नहीं रहेगा, n का मान परिवर्तित वेरिएबल है, क्यों, n = 1 भी हो सकता है, n = 2 भी हो सकता है। पहले सेल की भी बात कर सकते हो, दूसरे सेल की भी बात कर सकते हो, तीसरे सेल की भी बात कर सकते हो, चौथे की, इनफाइनाइट सेल के बारे में विषय में बात कर सकते हो। तो n² कांस्टेंट नहीं है, और उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, z कांस्टेंट नहीं। z मींस क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो इन दोनों को हमने क्या किया, बाहर कर दिया। तो re मींस रेडियाई ऑफ इलेक्ट्रॉन = h²ε0। ओके, यही बच्चा बाहर कर दिया उसको। जो जो कांस्टेंट है एप्सिलॉन का वैल्यू और आप विद्युत स्थिरांक, ये सब विषय में आप लोग पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है 6.636 × 10⁻³ जूल सेकेंड होता है, इसको हमने बताया ही था। और फाई का मान कांस्टेंट होता है, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका मान भी क्या है, कांस्टेंट है। e² चार्ज भी कांस्टेंट है, तो पाई m और e² क्या है, ये कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड विथ n² z। ओके, ये हो गया। z क्या है, वेरिएबल हमने कहा, ये परिवर्तित होगा। परमाणु क्रमांक एक हो सकता है, z क्या है, एटॉमिक नंबर है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। n क्या है, नंबर ऑफ सेल है। इन दोनों का मान परिवर्तित होता है, लेकिन इनका मान क्या है, फिक्स्ड है। और इसका मान जब निकालोगे टोटल का मान, तो r = आ जाएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाइड विथ n²/z²। अब इस फार्मूले में हम कोई भी वैल्यू पुट आउट करेंगे तो हमको इलेक्ट्रॉन की रेडियाई
का ज्ञान हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पर क्या कर रहा है, चक्रण कर रहा है। ओके, और फिर वेलोसिटी आते हैं, वेलोसिटी देखते हैं, सिंपल है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले हम लोग, mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। r का वैल्यू बस रखना है यहाँ पर, mv r की जगह पर n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई है m जेड ई स्क्वायर, इतना होता है r का वैल्यू। r क्या है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी आपने रेडियस का मान निकाला, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m जेड स्क्वायर इक्वल टू n h, सिंपल है 2 पाई है ना, n h अपॉन 2 पाई। इसमें n से कैंसिल कर दिया, h को h से कैंसिल कर दिया, NH बचा, एप्सिलॉन बच गया। फिर यहाँ पर m से कैंसिल कर दिया आपने, फिर क्या बचा, पाई को पाई से मार दिया, बचा क्या, v इक्वल टू, इसको ऊपर कर दोगे तो जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 NH एप्सिलॉन नॉट, NH बचा और 2, ये 2 बचा है ना, तो नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे 1/2 से, यहाँ 1/2 बचा, तो ये मिल गया आपका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसी को हम कहे शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो जो कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स मान होता है, जैसे E का इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मान क्या है, फिक्स्ड है, H प्लैंक कांस्टेंट फिक्स्ड है, एप्सिलॉन नॉट फिक्स्ड है और m फिक्स्ड नहीं है। तो जो फिक्स्ड मान है उसको एक साथ लिख दो, तो ये हो जाता है आपका E स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड विथ Zn। Z क्या है, एटॉमिक नंबर, n क्या है, नंबर ऑफ सेल है। अब इसका मान आप लोग निकालोगे तो ये आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड, इतने का मान। अब उसमें मल्टीप्लाई करोगे, जो भी एटॉमिक नंबर दिया जाए, जिस कक्षा के इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड करना है, तो इस फार्मूला का यूज करके आप लोग उसको निकाल सकते हो। अब काइनेटिक देखो, टोटल एनर्जी जब भी आपको निकालना है, टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही क्या होता है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल है, आप लोग कर लोगे, कुछ विशेष नहीं है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv² होता है, सभी लोग जानते हो। अभी जस्ट आपने v का मान क्या किया, फाइंड किया, यहाँ पर लिखोगे हाफ m, अब यहाँ पर v² का मान रख दो, तो v² का मान आपने क्या निकाला था, Ze² अपॉन 2NH कर दो, NH एप्सिलॉन नॉट, इतना निकाला था, इतना फाइंड किया था, अभी जस्ट निकाले हम लोग। और यह मान क्या होता है, यही मान है, यहाँ रख दोगे, v का मान यदि इतना आया तो इसका मान रख दोगे, v की जगह इसका स्क्वायर कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, मल्टीप्लाइड m हो जाएगा, z की जगह पर z लिख दो, z का स्क्वायर लिखोगे, z² है ना,
ई स्क्वायर, ई स्क्वायर है तो ई का 4 हो जाएगा, करते रहो, 2 का 4 हो जाएगा, स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर, ये हो गया, सिंपल है, इतना रख लिया मान। अब यम नहीं था क्या, ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 1/8, लिख लो, एम जेड स्क्वायर ई के पावर 4 है अपॉन 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर। अब इसमें देखो क्या क्या वैल्यू फिक्स्ड है, एम का मान क्या है, फिक्स्ड है, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो फिक्स्ड है, जेड और एन स्क्वायर क्या है, फिक्स्ड नहीं है, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ सेल चेंज हो सकता है और बाकी सब क्या है, फिक्स्ड है। 1/4 यहाँ 4 नहीं, 4 मल्टीप्लाइड 1/8 तो लिख ही दिया, यह काइनेटिक एनर्जी हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालोगे। और फिर बस क्या करना है, 1/8 है, अब इसमें देखिए इसको रख लिख दिया जाएगा, क्या आया है, क्योंकि इसका यूज है k = आया है 1/8 एम जेड स्क्वायर ई के पावर 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर, कितना आया है, तो इसको लिख दे रहे हैं क्योंकि टोटल भी करना है, ठीक। अब हम पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी निकालोगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका मान कितना आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, जेड ई स्क्वायर, जेड ई स्क्वायर कैसे है, इसको हम पहले बताए हैं कि जेड क्या एटॉमिक नंबर है, ई स्क्वायर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज, इन माइनस लिखा जाता है, इसको माइनस लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज निगेटिव होता है, तो पॉजिटिव और निगेटिव का मल्टीप्लाई करोगे तो निगेटिव आ जाएगा, तो ये निगेटिव मान आ गया, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को निगेटिव में दर्शाते हो, यह हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, माइनस में रहेगा, ठीक। बस यहाँ पर क्या करो, आर का मान रखो, रेडियाई का मान, एटॉमिक रेडियाई का मान जब रखोगे तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर की जगह पर रेडियाई का मान कितना आया था, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई पाई एम जेड ई स्क्वायर आया था, यह मान ऊपर ले जाओ, है ना, ऊपर ले जाओगे तो यह आ जाएगा -1/4, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन है तो पाई स्क्वायर कर दोगे, इससे मल्टीप्लाई कर दो, पहले ले जाओ ऊपर ले जाओगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, ठीक। यह एप्सिलॉन को क्या करेगा, स्क्वायर कर देगा, बचेगा क्या, यम बचा, यम जेड ऊपर गया, जेड स्क्वायर ई के पावर 4 इतना बचा, ठीक, ये ऊपर चला गया तो ये जेड, ये जेड स्क्वायर ई के पावर 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे क्या है, डिनोमिनेटर के रूप में लिखोगे, एन स्क्वायर है, एच स्क्वायर है, एप्सिलॉन का मल्टीप्लाई कर दोगे, एप्सिलॉन स्क्वायर हो जाएगा
मीन्स लगभग देखो ये दोनों मान, जैसे इसके पहले काइनेटिक एनर्जी का मान आपने जो निकाला और यह मान क्या है, इक्वल है, बस इसमें दोनों तरफ क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी और नीचे भी, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। अब इसका मान क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा 1/8, यह भी हो जाएगा, यह भी हो जाएगा, है ना। 2, लेकिन क्या है, इसका दूना है, 1/8 यह भी हो गया, 1/8 यह है, लेकिन ऊपर का मान क्या हो गया, इसका दूना हो गया। तो ये क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब जब इसको प्लस, ये माइनस में, ये प्लस में है, इसको क्या करोगे, आप जोड़ोगे, है ना। जैसे हमने कहा 2a माइनस प्लस a, यही मान है, ये माइनस में है, ये क्या है, ये को कॉमन ले लोगे, ए को कॉमन ले लोगे, बचेगा क्या, माइनस ए, यही ना बचेगा, ए को कॉमन ले लोगे। देखो यहाँ पर है ए कॉमन हो गया, ए कॉमन हो गया तो बचा क्या, 2 - 1, 2 + 1 ये बचा। अब देखो ओनली इसको लिख दोगे -a, लिखोगे ना, इसमें -a, वही बात, ओनली इसको 1/8, यहाँ पर 8, क्योंकि दोनों साइड में क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो बचेगा क्या है, टोटल एनर्जी जब करोगे, ये तो पोटेंशियल एनर्जी आपने निकाला, अब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी जब भी करोगे तो K प्लस PE, या माइनस में E प्लस में, दोनों को इक्वल कर दिया, 1/8 क्या है, समान है, उसको हमने कॉमन कर दिया और इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो बचेगा क्या, बस यही बचेगा। इन माइनस टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, -1/8 mz² e⁴ n² h², यही क्या हो गया, टोटल एनर्जी हो गया। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बस वही हो जाता है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, दोना है, माइनस में है, जैसा अभी हमने एग्जांपल दिया था। तो जो माना आएगा इन -1/8, इतना क्या हो गया, आउट हो गया, बाहर हो गया, कॉमन हो गया, और बचा क्या, mz² e⁴ और फिर उसके बाद n² h² और ε0², ये बचा, ये टोटल एनर्जी हो गया। अब इसमें हम फिक्स्ड मान भी दे सकते हैं, किसका मान कांस्टेंट होता है, m का मान कांस्टेंट होगा, है ना, z², ये z², ठीक, e⁴ z का मान कांस्टेंट नहीं होगा और n का मान कांस्टेंट, और बाकी सबका मान क्या है, माइनस, इसको लिख सकते हैं, या m फिक्स्ड है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, आवेश भी चार्ज होता है, अपान 1/8, है ना, यहाँ 1/8 भी लिखोगे, मल्टीप्लाई है 1/8 h², ये क्या है, इतना फिक्स्ड मान है। और इसमें क्या करोगे, z², इसका मान वेरिएबल है, n², एटॉमिक नंबर और क्या होता है, सेल नंबर चेंज हो सकता है, n क्या है, सेल नंबर है। तो टोटल एनर्जी की आप क्या करोगे, गणना कर लोगे, है ना। ये मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट हैं, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, बल्कि आपकी जानकारी के लिए हमने आपको बताया किस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉन का रेडियाई फाइंड करोगे। मीन्स रेडियाई मीन्स सर्कुलर पाथ पर क्या करता है, मोशन करता है, तो जो न्यूक्लियस है उससे इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, उसके लिए फार्मूला अप्लाई कर लोगे, फिर वेलोसिटी कैसे निकालोगे, फिर काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हो, फिर टोटल एनर्जी की कैसे गणना करते हो। इस प्रकार से
हमने क्या किया, बोहर और बोहर के मॉडल के बारे में विषय में आज हमने जानकारी प्राप्त किया। अभी आप लोगों को एटॉमिक स्पेक्ट्रम के विषय में भी पढ़ाना है। इसके नेक्स्ट क्लास, अगले क्लास में आप लोगों को स्पेक्ट्रम के विषय में बताया जाएगा और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या कमियां हैं इसके विषय में आप लोग जान ही गए हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में। यदि आप लोगों को समझ में आया लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नहीं समझ में आया तो मैसेज करो। ओके, थैंक्स।